हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है, जिसमें कि आज तक के आए हुए सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूरे के पूरे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराए गए हैं, जो कि ये एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स में आपके पूछे जाते हैं। और इसी में से ये टोटल 40 या फिर कह लीजिए 14 या फिर 15 क्वेश्चन है, जिसमें कि सारे के सारे आपके आए हुए हैं एग्ज़ाम में और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इतना आप लोग कर ले जाते हैं तो 5 क्वेश्चन आते हैं MGKVP में, 5 क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट किए, तो वो आप सारे के सारे कर ले जाएंगे। और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप वो भी कर ले जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि इसी पे ही क्वेश्चन आते ही है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्या है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि ड्रॉ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर B2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपसे C2 भी कह सकता है, O2 भी कह सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल का एक ऑर्बिटल डायग्राम पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। तो उसको ड्रॉ कैसे करना है, सबसे पहले क्या B2 का आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, यानी कि B2 को इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो B हमने लिख दिया। अब बोरॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p1, क्योंकि ये बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 2 1 5 इलेक्ट्रॉन इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ऐसे ही सभी का कॉन्फ़िगरेशन होगा अलग अलग। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या है, 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है। तो पहले हम नीचे से बनाना है ऑर्बिटल डायग्राम। हमेशा क्या ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग नीचे से ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम 1s के लिए बनाएंगे डायग्राम। तो 1s के लिए कैसा डायग्राम बनता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर जो होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ये जो बीच का होता है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके इस ऑर्बिटल में फिल किया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा यहाँ पर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें 1, अब देखिएगा S में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही होता है। और P में आपका क्या होता है, 3 होता है। D में 5 होते हैं। तो S में 1 ऑर्बिटल, फिर 1 यहाँ पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल, तो 1 यहाँ पर भी 1s है। तो 1s का मतलब ये नहीं है कि 1s यानी 1 मतलब 1, यस मतलब 1, क्योंकि S और यस जो होता है उसमें 1 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर भी ये वही हो गया। अब देखिएगा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये जो पावर्स में होते हैं वो कितने होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पावर्स में होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिएगा 1s यहाँ मैंने बनाया तो 1 और 2, एक पहले स्पिन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर मैंने ये कितना भरा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी। अब ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर देखिएगा 2s2, अब यस, फिर यस आ गया ऑर्बिटल। तो यस के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, ऑर्बिटल सेकेंड। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट यस था, अब ये सेकेंड एस है। तो सेकेंड एस में ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। तो यस पे क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है। और यहाँ पर भी देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये सभी हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए। अब यहाँ से देखिएगा, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या होगा, इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, सभी में ऐसे ही ड्रॉ करेंगे आप लोग। 1s के लिए ये ऑर्बिटल, ये ड्रॉ डायग्राम जो है 1s के लिए है, ये 2s के लिए है, यानी कि ये s के लिए डायग्राम होता है। इस टाइप का जब डायग्राम बनाता है कोई तो वो s के लिए बनता है। तो यहाँ से देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, देन यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि सिग्मा 1s से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे वाले ऑर्बिटल को सिग्मा 1s से, और ऊपर वाले स्टार सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको लर्न कर लीजिएगा। और ये क्या है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पर भी सेम इट इज सिग्मा 2s और यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s, क्योंकि 2s यहाँ पर है, देखिए 2s ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर सेम 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके। ओके, अब देखिएगा अब क्या है आगे हमारा 2p1, तो यानी कि 2p1। तो यहाँ से देखिए p जो हमारा होता है उसमें कितने होते हैं ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पर भी p ड्रॉ करेंगे और 3 ऑर्बिटल्स।
तो यहाँ से देखिएगा, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये हो जाएगा कौन सा ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल हो गए। तो अब देखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, या फिर यहाँ पर 2 ऑर्बिटल लगाएंगे, क्योंकि टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी में। तो सबसे पहले 3 ऑर्बिटल, यानी कि फर्स्ट एक ऑर्बिटल नीचे, 2 ऑर्बिटल ऊपर। अब सिमिलरली यहाँ पर 2 ऑर्बिटल, यहाँ पर एक ऑर्बिटल, इसको उल्टा कर देंगे। ओके, तो ऐसे आपका ड्रॉ होगा। लर्न कर लीजिएगा इस ऑर्बिटल्स को कि कैसे कैसे डायग्राम बन रहे हैं, सेम ऐसे ही सब में बनाना है। तो यहाँ से देखिएगा सिग्मा, अब ये कितना है, यस का ऑर्बिटल हो गया कि नहीं, सिग्मा 2 पी जेड। अब ये सॉरी एस का नहीं, पी जेड यानी कि लास्ट वाला का ऑर्बिटल है। अब ये है पाई 2p1 एंड पाई 2py। यहाँ पर देखिए पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ये ऑर्बिटल्स हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इनका कॉम्बिनेशन ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। तो इनका कॉम्बिनेशन के इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, तो एक यहाँ पर भरेंगे, एक यहाँ पर, इसी में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अगर एक और रहता है यहाँ पर तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाता, एक और रहता है यहाँ पर तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाता। ओके, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई भी किसी भी वो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपको सभी में बनाने हैं, इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोग कर लेंगे अब। और एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि नीचे से बनना स्टार्ट होता है। अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अमॉन्ग फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल्स आई आर एक्टिव। अब देखिए कोई भी मॉलिक्यूल आई आर एक्टिव कब होता है, तो आई आर एक्टिव ड्यू टू चेंजिंग डाइपोल। जब मॉलिक्यूल के डाइपोल चेंज होते हैं तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है आई आर एक्टिव मॉलिक्यूल। तो जिसके देखिए कि डाइपोल किसके किसके चेंज, यस ओ H2O और ये सब डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, चेंजिंग इन डाइपोल मोमेंट। NOCO2 इज आई आर एक्टिव। ये सभी ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सभी आई आर एक्टिव हैं, क्योंकि ये इनके अंदर जो चेंजिंग डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर क्रोमोफोर्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि इसमें जितने भी हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो एन अनसैचुरेटेड ग्रुप दैट शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल रीजन आर कॉल्ड क्रोमोफोर्स। यानी कि जब कोई ये सैचुरेटेड ग्रुप होते हैं उस ग्रुप में यूवी विजिबल रीजन में ऑब्जॉर्प्शन शो होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोमोफोर्स कहते हैं। अब दी क्रोमोफोर्स ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द कंपाउंड। अब ये जो क्रोमोफोर्स ग्रुप होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कंपाउंड के कलर को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्रोमोफोर्स का मेन काम क्या होता है, कलर को शो करना होता है किसी भी कंपाउंड में। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, लोन पेयर 2 है आपका, यहाँ पर ये सभी एग्जांपल हो गए। आई होप समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका एक्सप्लेन हुक्स लॉ। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड। अब देखिए कंसीडर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इन दिस 2 वाइब्रेटिंग मास आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग। यानी कि हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, ये 2 मॉलिक्यूल डायटोमिक कंसीडर करेंगे। डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये दोनों A और B, जिनके मासेस हैं M1 एंड M2 और एक स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कनेक्टेड है, हियर द बॉन्ड डिस्टेंस आर। देखिए अब जो इन दोनों के बीच के ये बॉन्ड है, बॉन्ड डिस्टेंट है, कंटिन्यूसली ये चेंज, बिकॉज कंटिन्यूस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिकॉज क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है। बिकॉज एटम इन अ मॉलिक्यूल आर नॉट रिजिड। यानी कि जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल के, एटम है वो रिजिड यानी कठोर नहीं है, वो एक स्प्रिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो वो स्प्रिंग, देखिए स्प्रिंग क्या होता है, एक ही जगह पर उसका डिस्टेंस ये नहीं कह
सकते कि उसका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये स्प्रिंग अगर हम उसको खींच दे तो वो उसका डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर उसको थोड़ा का कंप्रेस कर दे तो उसका डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। तो उसे ही तो वेन एवर द स्प्रिंग इज सेपरेटेड, यहाँ से देखिएगा, और कंप्रेस देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। तो एनर्जी की जो सिस्टम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम उसको क्या करें, स्टेंड करें या फिर क्या करें, कंप्रेस्ड करें, तो उसमें क्या हो जाएगी, ये एनर्जी ये क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। सो दी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज, देखिए जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल किसके होती है, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन के। जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी होती है, उसके इक्वल होती है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिया हुआ है दोनों। अब देखिए स्ट्रेच कर दिए तो इनकी जो स्ट्रेचिंग हो गई क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस बड़ी हो गई। अब इसमें कंप्रेस कर दिए तो इनकी डिस्टेंस क्या हो गई, यहाँ से लगा लीजिएगा, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, ओके। तो अब देखिएगा ई ऑक्सीलेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू के हो जाएगा, यहाँ से एच म्यू हो जाएगा। एच क्या है, हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, तो यहाँ से cos ई एच। अब देखिए म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी म्यू बार लिख सकते हैं। म्यू बार की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन न्यू हो जाएगा। तो ये न्यू क्या है आपका, देखिए न्यू बार क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ नंबर है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, के आपका फोर्स कांस्टेंट है, और यहाँ से देखिए न्यू आपका जो है वो रिड्यूस्ड मास m1 एंड m2 है। यहाँ पर देखिए जो के लिखा हुआ है यहाँ है, ओके। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये एक टॉपिक है आपका एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट। एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट किसमें ऑफ्टन सीन इन किसमें देखा जाता है, एनएमआर में देखा जाता है। रेफर टू दी डायरेक्शनल डिपेंडेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल प्रॉपर्टीज। ये मॉलिक्यूल के डायरेक्शनल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है, पर्टिकुलरली इट्स मैग्नेटिक फील्ड। और ये किसमें इन्वॉल्व होता है, पर्टिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड में, विशेष कर एक मैग्नेटिक फील्ड में, ओके। तो यही होता है एन आइसोट्रॉपिक इफेक्ट। आप सभी याद रखिएगा। अब छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो क्या होता है, हाइगेन्स वर्क अनसेंट्रेटरी प्रिंसिपल होता है, जिसको मैंने कराया हुआ है वीडियो के फर्स्ट या सेकंड थर्ड लेक्चर में हुआ है। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन जो है वो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको भी हालांकि कराया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हुआ है। तो ऑपरेटर ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज अ फ्री पार्टिकल मूविंग वन डायमेंशनल अंडर द इन्फ्लुएंस जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि हैमिल्टोनियन एक फ्री पार्टिकल मूविंग वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में फ्री पार्टिकल जो मूव कर रहे होते हैं उनके अंदर के इन्फ्लुएंस जीरो पोटेंशियल पर एनर्जी होती है। और इसको क्या कहते हैं, एक ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो इन क्लासिकल मैकेनिक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स पीई जो होता है हमारा इज इक्वल टू 0 होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है, देन एच इज इक्वल टू केवल काइनेटिक एनर्जी आपकी बचती है। तो इसको की हम क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो लर्न कर लीजिएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, 8th क्वेश्चन जो है आपका वो है आइगेन फंक्शन क्या होता है। तो इफ एन ऑपरेटर ए कैप एक्ट ऑन अ वेल डिफाइंड वेव फंक्शन साई एंड द रिजल्ट इज द सेम फंक्शन साई एक्स मल्टीप्लाई बाई अ कांस्टेंट ए, देन ए इज द आइगेन वैल्यू ऑफ आइगेन फंक्शन साई एक्स। तो दैट इज द ए साई एक्स इज इक्वल टू
कैपिटल ए यहाँ पर था, ये ऑपरेटर था, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक आइगन वैल्यू के फॉर्म में हो जाएगा, जिसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए साई एक्स से। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। इसको हम लोग आइगन फंक्शन कहते हैं, साई ऑफ एक्स को, और इसको आइगन वैल्यू कहते हैं। तो देखिएगा, यदि कोई किसी ऑपरेटर ए कैप को हम किसी फंक्शन के साथ में एक्ट कराते हैं तो उसमें हमारा एक कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी फंक्शन यानी कि साई ऑफ एक्स फंक्शन में एक कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई हो जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस जो कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई होती है फंक्शन में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं, और जो फंक्शन होता है उसे आइगन फंक्शन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया। अब 9th क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। पोलराइजेबिलिटी किसे कहते हैं, तो पोलराइजेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ इजली एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद इन एन एटम। यानी कि हम पोलराइजेबिलिटी से क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स में या एटम में जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड यानी इलेक्ट्रॉन के ढेर होते हैं उनको हम मेज़र करते हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें विकृत लाई जाती है, किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, विकृति आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ किया गया दिखेगा, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स एनी है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल, इस टाइप के होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है विद इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव, यानी कि ये डाइपोल बन जाते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, इस पूरे को हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 10th नंबर जो क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, तो द रेंज ऑफ IR स्पेक्ट्रम इज, अब देखिए ये मैंने फिंगरप्रिंट रीजन NMR और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी बताया हुआ है। तो 1500 से 500 सेंटीमीटर इनवर्स द स्पेक्ट्रम कंटेन बेंडिंग वाइब्रेशन, और स्पेक्ट्रम क्या कंटेन करते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन कंटेन करते हैं। द पैटर्न ऑफ द पिक्स इज कॉम्प्लिकेटेड, और जो वह पैटर्न होती है बनती है पिक्स की, तो वो कैसी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, दिस रीजन इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड, ये किसी स्पेसिफिक कंपाउंड का आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, और कंपाउंड के पास कैसा होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, सो डिफरेंट ऑब्जॉर्प्शन बॉन्ड इन द रीजन। सेम फंक्शनल ग्रुप के होते हुए भी वो क्या शो करते हैं, डिफरेंट ऑब्जॉर्प्शन बॉन्ड इन द रीजन, उस रीजन में या डिफरेंट टाइप के ऑब्जॉर्प्शन बॉन्ड शो करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन। अब देखिएगा फंक्शनल ग्रुप रीजन किसे कहते हैं, द रेंज ऑफ द IR इज 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। दी स्पेक्ट्रम कंटेन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इसमें फंक्शन में क्या करता है, स्पेक्ट्रम कैसा वाइब्रेशन कंटेन करता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। द पैटर्न ऑफ पिक्स इज सिंपल, और इसमें ये जो पिक्स के पैटर्न होते हैं वो सिंपल फॉर्म में बनते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, देन हम अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा सिग्निफिकेंस, दिस रीजन इज यूजफुल फॉर देखिएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ गिवन कंपाउंड, यानी कि दिए गए कंपाउंड के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। ओके, कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप सो सिमिलर ऑब्जॉर्प्शन बॉन्ड इन द रीजन, उसमें क्या करता था, फिंगरप्रिंट में डिफरेंट ऑब्जॉर्प्शन बॉन्ड सेम फंक्शनल ग्रुप पर डिफरेंट ऑब्जॉर्प्शन बॉन्ड शो करता था, यहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप पर सेम ऑब्जॉर्प्शन बॉन्ड शो करेगा उसी रीजन में। तो ये हो गया आपके टोटल 11 क्वेश्चन। अब देखिएगा 12th क्या है आपका, मेटास्टेबल आयन या पिक्स क्या होते हैं, तो द लाइफ टाइम ऑफ एन आयन मे बी सो स्मॉल, यानी कि जो लाइफ टाइम होती है किसी भी आयन की, जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत क्या होती है, स्मॉल होती है। दैट इज अंडरगोज डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग इट्स पैसेज बिटवीन द सोर्स एंड द कलेक्टर यूनिट इन मीटर है ये स्पेक्ट्रोमीटर। द आयन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड मेटास्टेबल आयन, यानी कि देखिएगा जो
किसी भी आयन की लाइफ टाइम होती है बहुत ही स्मॉल होती है। कंपोजिशन डीकम्पोजिशन की ड्यूरिंग यानी कि दौरान में जो सोर्स और कलेक्टर होता है उसका यूनिट क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर होता है। और आयन का रिजल्टिंग क्या होता है, वो डीकम्पोजिशन कहलाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, जो बाद में आयन क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, रिजल्ट हमारा डीकम्पोजिशन मिलता है, तो इसी को हम लोग मेटा स्टेबल आयन कहते हैं। ओके, क्लियर है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए पूरी रटने वाली चीज़ें हैं, सभी आपको रटना है बस। अब एग्ज़ाम टाइम में कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादा समझेंगे तो फिर लिख नहीं पाएंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसको लिखने में दिक्कत ना आती हो, समझ कर वो लिख लेता है तो वो तो अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ये समझ रहे हैं कि हाँ ये क्या है, लेकिन वो इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए याद करना ही बेस्ट सॉल्यूशन है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन, अब क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, वो एब्जॉर्प्शन था, ये एडजॉर्प्शन है। अधिशोषण जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, शोषण या कहते हैं। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषित, इसको अधिशोषण। तो एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, ये क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है इन विच, जिसमें ये मॉलिक्यूल ऑफ अ सबस्टेंस, जो सबस्टेंस के मॉलिक्यूल होते हैं सच एज गैस और लिक्विड, जो कि ये गैस या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कलेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ एनदर सबस्टेंस, जो क्या होते हैं, गैस और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किस में कलेक्ट होते हैं, वो सरफेस पे कलेक्ट होते हैं। तो सरफेस अनदर सबस्टेंस सच इज सॉलिड इज अ कार्ड ऑब्जॉर्प्शन। यहाँ पे देखिएगा कोई भी एक सरफेस, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसके सरफेस पर क्या होंगे, लिक्विड और गैस के ये जो मॉलिक्यूल होंगे, केवल उसके अगर सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट कहेंगे, और जो अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम एडजॉर्ब। देखिए अब दोनों को ही एब्जॉर्प्शन इसको कहते हैं भाई, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर केवल होंगे तो उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि सरफेस पर प्रेजेंट होने चाहिए ना। तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखिए वो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इसको इस तरीके से कुछ ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा इसको क्या करते हैं, यहाँ पर जो होता है 1 1 फिल किया जाता है, यहाँ पर भी 1 1 फिल किया जाता है। अब यहाँ पर 1 1 हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 3, अब यहाँ पर 4। अब देखिएगा इसको कैसे फिल करते हैं वो समझिएगा। देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं, 1 1 क्या हो गया 2, अब यहाँ पर खाली है ना तो 2 फिल करेंगे, 1 2 क्या हो गया 3, 2 1 क्या हो गया 3, यानी कि 1 2 3 2 1 3, तो यहाँ पर 3 3 पुट हो जाएगा। अब देखिए 1 3 क्या होता है, 4 होता है। ओके, आपको समझ में आया कि 1 3 क्या होता है, 4 होता है। अब देखिए 1 3 4 हो गए, अब फिर इसके बाद क्या भरा जाएगा, 3 3 क्या हो, अब देखिए 1 3 4, अब यहाँ से लेंगे क्योंकि इसको ले चुके हैं ना, इसको छोड़ देंगे, 1 3 4, अब इसको लेंगे 3 3 6, अब 3 1 4। समझ में आ रहा है कुछ, पहले इसको लेंगे 1 3 4 3 3 6 एंड 3 1 4, ऐसे ही फिल होता है ये। अब देखिएगा 1 4 5, जहाँ खाली रहेगा वहाँ आपको फिल करना है। एक बार मैं करके दिखा दूँ आप लोगों को। अब देखिएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब 6 है, ऊपर कितना बनेगा, 5 बनेगा। देखिएगा 1 2 3 4 5, ये 5 बन गए। अब ऊपर कितना बनेगा, 4 बनेगा, 1 2 3 4, अब ऊपर 3 बनेगा। ओके, ऐसे ही बनता है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ओके, अब यहाँ पे पूरे में क्या होगा, 1 1, लास्ट जो साइड के बॉक्स हैं उसमें क्या फिल होंगे, 1 फिल होगा। समझ में आया, 1 मैंने सभी जगह पर भर दिया। अब देखिएगा फिल ऊपर से हम लोग करेंगे तो 1 1 क्या हो जाएंगे, 2। अब इसमें नीचे वाले में केवल एक बॉक्स खाली है तो यहाँ पर 2 फिल हो जाएगा।
1 2 3। अब नीचे में 2 बॉक्स खाली हैं तो 1 2 3 एक बार इसमें लिखेंगे, 1 2 1 3 एक बार इसमें लिखेंगे, 1 3 4 3 3 6 एंड 1 3 4। समझ में आ रहा है? अब 1 4 5 4 6 10 6 4 क्या हो जाएगा 10 एंड 4 1 5। आ गया आप लोगों को? ऐसे ये फिगर ड्रॉ होंगे जब अगर पास का ट्रायंगल कहेगा तो इस एस को ऐसे बनाना है। ओके, टोटल आपके क्वेश्चन जो थे वो 14 थे। इतने ही क्वेश्चन आपको सफिशियंट है एग्ज़ाम के लिए। इसी में से आपसे पूछा जाना है एग्ज़ाम में। एक 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1 मिनट में बता दे रही हूँ अभी। ये देखिए 0 पॉइंट एनर्जी है, द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ अ क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स की जो लोअर एनर्जी होती है वो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज़ नॉट ज़ीरो है। उसका जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता है वो ज़ीरो नहीं होता है, बट इक्वल टू हाफ एच न्यू के इक्वल होता है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेड 0 पॉइंट एनर्जी। इसे ही हम क्या कहते हैं? 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, रिफर्ड है। तो यही है 0 पॉइंट एनर्जी। टोटल आपके क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन मैंने करा दिया जितना आपका एग्ज़ाम के लिए अच्छा था, सफिशिएंट था। मैंने यह पूरा एक ही वीडियो में बता दिया हुआ है। आप सभी इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन 5 आते हैं तो 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और एक आध क्वेश्चन आप शॉर्ट के कर लेंगे या एक आध लॉन्ग के कर लेंगे तो टोटल आपके यह 14 से 45 नंबर्स बन जाएंगे, यह जो कि यह एवरेज एबव मार्क्स है, तो काफ़ी अच्छा है। ओके, तो यहाँ तक। अब अगली वीडियो में हम लोग वेरी शॉर्ट, इस वीडियो में हो गया। अब अगली वीडियो में जो सेक्शन बी आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन, उसको भी मैं जल्द ही करा दूंगी, टाइम मिला तो। नहीं तो आप ये तैयार कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मैं या तो लॉन्ग लेकर आऊँगी या तो वेरी शॉर्ट पे शॉर्ट पर लेकर आऊँगी वीडियो। ओके, तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करती रहिए। थैंक यू सो मच। अगर हमारा चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो भगवान आपको और अच्छा नंबर देंगे क्योंकि आप दूसरे की हेल्प जो कर रहे हैं। सो चलिए, ठीक है, बाय।